हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का यूपी बोर्ड के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 यानी कि विद्युत धारा के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में अब 20 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, और ये 20 नंबर आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में। इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। ठीक है, ये जो 20 एमसीक्यू है, अगर आप एमसीक्यू क्वेश्चन अच्छे से पढ़े हैं, आपको सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये 20 क्वेश्चन यानी कि 20 नंबर आप 5 मिनट के अंदर पा सकते हैं। ठीक है, ये 20 क्वेश्चन जो है, ठीक है, आप 5 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं और इस 5 मिनट में आपके 20 अंक एकदम से कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो भी इस सीक्वेंस वाइज चैप्टर वाइज आपके एमसीक्यू स्टार्ट हो रहे हैं, इसको आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। ठीक है, कोई भी सीरीज आप मिस मत कीजिए। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 मैंने स्टार्ट किया, हाँ, चैप्टर नंबर 2 जो है आपका छूटा हुआ, वो अगले दिन डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो जो भी सीरीज चल रही है उसको आप मिस मत कीजिए। अगर चैप्टर नंबर 1 आपने नहीं देखा तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 आप लोग देख लीजिए। हाँ, चैप्टर नंबर 1 वाले एमसीक्यू में जो मेरी पेन थी, ठीक है, शायद पेन जो है उतनी सही से शो नहीं कर रही थी। उसका कारण ये था कि बैकग्राउंड जो है वाइट था। ठीक है, लेकिन आज जो है पेन का कलर भी आपको अच्छे से दिखेगा और सारी चीज़ें अच्छे से समझ में भी आएंगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जितने भी बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। चलिए, देखिए पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विशिष्ट चालकता का मात्रक है। ठीक है, तो विशिष्ट चालकता का मात्रक है, तो इसमें पूछ रहा है विशिष्ट चालकता। तो सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि विशिष्ट चालकता कहते किसको है। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम, आपको विशिष्ट प्रतिरोधकता, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोधकता जो होता है, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोधकता रो इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, E/J, यानी कि धारा घनत्व। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोधकता कहते हैं। लेकिन हमें निकालना है विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता सिग्मा इक्वल टू, सिग्मा को क्या लिखते हैं, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता इक्वल टू होता है 1/, विशिष्ट प्रतिरोधकता। ठीक है, क्या होता है, 1/, विशिष्ट प्रतिरोधकता। ठीक है, अब यहां पे रो की वैल्यू ये है, या रो इक्वल टू एक और फार्मूला होता है RA/L। रो इक्वल एक और फार्मूला होता है क्या, RA/L। तो जो भी आपकी इच्छा हो आप वो रख सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो यहां से आपका जो मात्रक निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, ओम मीटर। क्या निकल के आएगा बच्चों, ओम मीटर। अब बताओ, इतना आप सॉल्व कर लोगे या इसे भी बताने की जरूरत है, बोलो। इतना आप सॉल्व तो कर ही सकते हो। अरे R का मतलब क्या है, प्रतिरोध, इसका मात्रक ओम। A क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। नीचे लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, बचा क्या, ओम मीटर। ठीक है, और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये चीज आ जाएगा। E बराबर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, E और विभव में संबंध है, उससे आप E को चेंज कर दो। J बराबर होता है आपका I/A, तो J की जगह I/A रख दो। ठीक है, तो इसको इससे चेंज कर दो। ठीक है, उसके बाद यही चीज फाइनली आपका मिल जाएगा। तो चलिए, हमको इसका मात्रक मिल गया, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1/Ω मीटर। ठीक है, अब 1/Ω को बोलते हैं महो। क्या बोलते हैं, महो। और ऊपर जाएगा, नीचे चाहे आप बटे में मीटर लिख लीजिए या महो मीटर की पावर -1। देखिए कहीं कोई ऑप्शन मिल रहा है, हाँ, पहला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। ठीक है, तो ये इस तरीके से विशिष्ट चालकता का मात्रक निकल के आ गया। देखिए, कोई भी चीज आपको एमसीक्यू में यानी कि बहुविकल्पीय में रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एमसीक्यू में जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं वो कहीं ना कहीं, ठीक है, जैसे यही क्वेश्चन है, तो अगर आप इसको कितना मात्रक रटेंगे,
फिजिक्स में बहुत सारे ऐसी भौतिक राशियां हैं, आप कितनों को मात्रक रटेंगे, तो बेहतर यही है कि आप मात्रक को निकालना सीखिए। ठीक है, मात्रक को आप निकालना सीखिए, और मेरी कोशिश भी यही रहती है कि मैं मात्रक को रटाने के बजाय आपको जो है उसको निकालना सिखाऊं, जैसे यहाँ पे आपने देखा। चलिए, ये क्वेश्चन स्पष्ट हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में 6 गुणे 10 की घात 6 चक्कर, इसको ध्यान से देखना, 6 गुणे 10 की घात 6 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूम रहा। कैसे घूम रहा? प्रति सेकंड की दर से घूम रहा। प्रति सेकंड की दर से घूमने का मतलब है बच्चों, आपका जो समय दिया हुआ है t इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड में कितने चक्कर? 6 गुणे 10 की घात 6। एक इलेक्ट्रॉन, कहने का मतलब है 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब है 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? पास हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि n इक्वल टू कितना है? 6 गुणे 10 की घात 6। ठीक है, अब हमने आपको फार्मूला बताया था I बराबर Q अपान T। Q की जगह क्या लिखोगे? NE बटे T। N का मान कितना दिया हुआ है? 6 गुणे 10 की घात 6 गुणे E का मान 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 बटे T का मान 1। इसको सॉल्व कर लो, 16 छक्का 96 9.6 गुणे 10 की घात माइनस 13 एम्पियर। ठीक है, तो ये ऑप्शन कहीं आपको मिल रहा है? हाँ, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? करेक्ट है। यहां पे देखिए, इस क्वेश्चन में कुछ भी डिफिकल्ट चीज नहीं था, बस समस्या ये थी कि अगर यही टर्म आप समझ लिए कि ये क्या चीज दिया हुआ है तो क्या ही है, एकदम बेसिक सा फार्मूला है कक्षा 10 वाला। ठीक है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, यही फार्मूला हमने अप्लाई किया है। लेकिन अब यहाँ पे ये क्या चीज दिया है यही आपको समझना है। ठीक है, जो ये दिया है ये क्या है बच्चों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 mm, ठीक है, बोल रहा 5 मिलीमीटर त्रिज्या के एक तार में दोस्तों अगर आप क्लास 10-12 के स्टूडेंट हैं, आप सभी को पता है हाफ ईयरली एग्जाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके भी मार्क्स ऐड होंगे। तो इसी को देखते हुए इंडिया के नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी यूपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए बहुत ही स्पेशल बैच लेकर आए हैं, जिसमें जीरो से हीरो यानी स्टार्टिंग से पढ़ाया जाएगा और हाफ ईयरली तक के सिलेबस को 12th के सिलेबस को 16 अक्टूबर तक कंप्लीट कर दिया जाएगा और जो 10th वाला बैच है उसका 13 सितंबर तक इस कोर्स को कंप्लीट कर दिया जाएगा। इस बैच में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर लाइव पढ़ाएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो भी क्लास चलेगा वो लाइव रहेगा, उसके नोट्स आपको तुरंत मिलेंगे, आपको डाउट तुरंत पूछ सकते हो और जो भी क्लास रहेगा अगर आप मिस करते हो तो उसके रिकॉर्डेड सेशन आपके मोबाइल पे सेव हो जाएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप पूरी तैयारी करना चाहते हो स्टार्टिंग से, तो आप इस बैच को जरूर ज्वाइन करो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड किया है। जब आप इस बैच को ज्वाइन करोगे तो वहां से रेफरल कोड पर आप शुभम UP10 इस कोड को जरूर अप्लाई करना, ताकि आपकी फीस से 10% डिस्काउंट आपको मिल सके और आप शुरू से इस बैच में जुड़कर अपनी तैयारी कर सके। 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है। यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 गुणे 10 की घात 28 है, ठीक है, 4 गुणे 10 घात 28 प्रति मीटर क्यूब, यानी कि एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बच्चों कितना है? ये दिया हुआ 4 गुणे 10 घात 28। तो उनके अनुगमन वेग की गणना कीजिए। तो अनुगमन वेग तथा धारा में एक मैंने संबंध बताया था। क्या संबंध था? धारा तथा अनुगमन वेग में क्या संबंध है? जल्दी बताओ बच्चों, बोलो। अरे भाई मैंने बताया था आपको I इक्वल टू NEAVD। अब जो चीज इसमें गिवन है लिख लो। तार की त्रिज्या दे रखी है R इक्वल टू 0.5 mm, तो ये कितना हो जाएगा?
इसको मीटर में बदलोगे तो इसको मीटर में बदलोगे तो 0.5 गुणे 10 की पावर -3 मीटर में आ गया। तो यहां से क्षेत्रफल A इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की जगह क्या आप 22/7 या 3.14 लिख लो, 3.14 गुणे आर स्क्वायर, इसका वर्ग कर दो। ठीक है, तो इसका वर्ग करोगे कितना आ जाएगा 0.25 और इंटू 10 की पावर -6। कैसे, वो भी ध्यान से देखो। 0.5 गुणे 10 की पावर -3, इसी का क्या किया गया बच्चों, होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0.5 का होल स्क्वायर गुणे 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर। तो जब पावर पे पावर लगी होती है, यानी जब पावर का होल स्क्वायर होता है तो क्या होता है, पावर इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो यहां पे आ गया -6 और 5 का वर्ग करोगे कितना आ जाएगा 25। ठीक है, देखो 0.5 अगर दशमलव नहीं होता तब तो आप सीधे 25 लिखते, लेकिन दशमलव आपको दिक्कत कर सकता है, तो 50 कितना हो गया 25। ठीक है, अब देखो 1 2 अंक पे दशमलव, तो 1 2 अंक पे हमने दशमलव लगा लिया, तो यही चीज यहां पे आपका डायरेक्ट हमने लिख दिया। ठीक है, क्षेत्रफल ये आपका निकल आया। और क्या चीज दिया हुआ है, धारा I का मान दिया हुआ बच्चों कितना है 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। अब यहां से आप अनुगमन वेग का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां से आपका Vd इक्वल टू, यानी कि अनुगमन वेग Vd इक्वल टू क्या हो जाएगा I/NEA। हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपको दे रखा है, इक्वल टू कितना है 4 × 10 की पावर 28। अब इसी को सॉल्व करना है। I का मान 0.5 बटे N का मान 4 गुणे 10 की घात 28 गुणे E का मान कितना होता है 1.6 गुणे 10 घात -19 गुणे A का मान कितना है 3.14 गुणे 0.5 × 10 की पावर -6। ये चीज आपको मिल गया। ठीक है, अब देखो कुछ चीजें कैंसिल हो रहे हैं, उसको कैंसिल कर दो। 0.5 से क्या हो गया आपका 0.5 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब सबको सॉल्व कर लो। 16 चौका कितना आ जाएगा 64। ठीक है, तो ऊपर बचा 1, नीचे हो गया आपका 64, एक अंक पे दशमलव, एक अंक पे दशमलव गुणे इधर कितना बच रहा 3.14 गुणे, अब कोई नंबर नहीं बचना ना, न्यूमेरिकल वैल्यू कोई नहीं हो। अब सीधे 10 की पावर को देखो, 10 की पावर यहाँ +28 है। ठीक है, तो हमने कहा अगर आधार सेम है तो पावर साइन के साथ सीधे जोड़ लिए जाते हैं। ठीक है, पावर जो साइन के साथ सीधे सीधे जोड़ ली जाती है, ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ। तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ पे माइनस है तो -19 और यहाँ पे -6 है तो -6। ठीक है, अब 16 9 25, 25 को 28 में से घटा देंगे 10 की पावर +3 मिलेगी। कितनी मिलेगी 10 की पावर +3। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, इसी को क्या करना है सॉल्व करना है। तो चलिए देखिए इधर मिटा दें, हो गया ना, इधर बोलो तो 1/, इसका पहले तो गुणा करो। ठीक है, किसका 3.14 गुणे 6.4, तो गुणा करो। 4 चौक 16 के 6, यहाँ से 4 के 4 1 5 और 4 तिहाई 12, 6 चौक 24 के 4 और 6 के 6 1 7, 6 3 18, 6 5 4 9, 7 2 9, 8 1 9 1। ठीक है, 1 2 3, 3 अंक पे दशमलव, 1 2 3, 3 अंक पे दशमलव, तो कितना आ गया 1/19.96 गुणे 10 की पावर और कितना है, कितना नीचे 10 की पावर 3। ठीक है, ये चीज आ गया। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है,
इससे इसमें भाग कर देना, इससे उठा के इसमें हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे, और भाग करने के बाद जितना आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो और बताओ इसमें से कौन सा आंसर सही है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। किसी तार का प्रतिरोध R है, तो मान लेते हैं ये कोई चालक तार है। ठीक है, ये कोई चालक तार क्या है, AB, इसका प्रतिरोध कितना है, R है। यदि इसके मूल लंबाई से इसको n गुना कर दिया जाए, यानी इसको अब क्या कर दिया जा रहा है, खींच के इसका n गुना कर दिया जा रहा है, तो ये तार का नया लंबाई हो जा रहा है A डैश B डैश। ठीक है, तो AB बराबर कितना, AB बराबर अगर हम मान लें L है, तो A डैश V डैश बराबर n गुना हो जा रहा है NL। ठीक है, NL। आगे देखो, तो इस नए खींचे हुए तार का क्या प्रतिरोध होगा। तो अब सिंपल सी बात है, अगर हम किसी चीज को खींचेंगे, अगर कोई भी तार है उसको आप खींच रहे हैं, तो वो तार की मोटाई क्या होगी, घटने लगेगी। तार की मोटाई क्या होगी, घटने लगेगी। और तार की मोटाई का संबंध किससे, तार की मोटाई का मतलब क्या, अनुप्रस्थ काट के प्रच्छेद का क्षेत्रफल क्या होगा, घटने लगेगा। तो यानी मान लेते हैं ये जो चालक तार पहले आपका था ये भी, ठीक है, ये जो पहले आपका चालक तार था ए बी, ठीक है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना मान लें, इसको तो ए बी हमने मान लिया, इसको कितना माने भाई, क्षेत्रफल को ऐसा करते हैं, इसको पी क्यू मान लेते हैं। ठीक है, इसको चालक तार को हम मान लेते हैं पी क्यू और क्षेत्रफल हम मान लेते हैं ए। ठीक है, तो क्षेत्रफल मान लिया गया ए, चालक तार हो गया पी क्यू, ये हो गया आपका पी डैश और ये हो गया क्यू डैश। ठीक है, तो ये जो नया चालक तार है इसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम मान लेते हैं कितना है बच्चों, ए डैश। ठीक है, अब यहां से देखो जो पहले वाला चालक तार है, ठीक है, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बाद वाले तार से ज्यादा होगा। ठीक है, अब लेकिन एक चीज दोनों का सेम रहेगा और वो क्या है, आयतन। आयतन दोनों का सेम रहेगा। ठीक है, कैसे सेम रहेगा, जैसे मान लो 1 लीटर की आप कोई चौड़ी सी बाल्टी ले लो। ठीक है, 1 लीटर की कोई चौड़ी सी बाल्टी ले लो, उसमें पानी भरोगे कितना आएगा, 1 लीटर। और फिर 1 लीटर का कोई लंबा सा जो है पाइप ले लो, उसमें पानी भरोगे तो 1 ही लीटर आएगा। लेकिन दोनों का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, यानी कि जो दोनों का बेस है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यानी यहाँ पे देखो ये और ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, लंबाई भी अलग अलग है। तो चलिए, तो पहले तार का आयतन, इसकी लंबाई कितनी है, पी क्यू क्यू, आयतन बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो क्षेत्रफल ए है, ए एल इक्वल टू ए डैश एल डैश, और एल डैश का मान कितना है, एन एल। ठीक है, ये पी डैश क्यू डैश है, तो ए एल इक्वल टू हो जाएगा ए डैश एन एल। ठीक है, एल से एल कैंसिल हो गया, तो ए डैश बराबर क्या आ गया, ए बाई एन। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब प्रतिरोध R इक्वल टू क्या होता है, मान लेते हैं प्रतिरोध R डैश हो जाता है, तो R डैश इक्वल टू क्या फार्मूला होगा, रो ए बाई एल, रो ए बाई एल। ठीक है, तो R डैश इक्वल टू रो ए डैश बाई एल डैश, तो R डैश इक्वल टू रो ए डैश का मान कितना है, ए बटे में एन। ठीक है, और ए बटे में एन, और एक सेकंड, रो इक्वल टू होता है आर ए बाई एल, तो आर इक्वल टू ये उल्टा लिख दिए हैं। ठीक है, एल बाई ये होगा, अब इसका मान रख लो, एल डैश का मान एन एल, इसका मान ए बाई एन। ठीक है, तो ये एन आपका चला जाएगा ऊपर, ये एन कहां गया, ऊपर गया, तो रो एन स्क्वायर एल बाई ए, एन स्क्वायर को आप ले लो बाहर, तो रो एल बाई ए। ठीक है, और रो एल बाई होता क्या है, आर है। तो पहले वाले चालक तार का प्रतिरोध कितना गुना बढ़ गया,
n स्क्वायर गुना बढ़ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, n स्क्वायर गुना बढ़ गया। समझ में आई बात? और इसको हम रिमार्क में लिखवाए भी थे। अगर किसी चालक तार की लंबाई हम n गुना कर देते हैं तो उसका प्रतिरोध n स्क्वायर गुना बढ़ जाता है। ठीक है, इसको मैं रिमार्क यानी कि स्टार बना के पॉइंट में लिखवाया भी था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है ये कार्बन, ये प्रतिरोध वाला आप कार्बन वाला आपके सिलेबस में है नहीं। ठीक है, अलग अलग रंग का अलग अलग प्रतिरोध होता है। जैसे आप क्या रेजिस्टेंस देखा है आप लोगों ने? रेजिस्टेंस बोलो, रेजिस्टेंस आप लोगों ने देखा है? इस तरीके से होता है, बताता हूं मैं, या नहीं तो दिखा दूंगा किसी दिन। रेजिस्टेंस आपने देखा ऐसे जो होता है, इसमें ऐसे कई कलर की पट्टियां लगी होती हैं। ठीक है, ऐसे मान लो इधर दूसरा कलर, इससे दूसरा कलर, ऐसे होता है। और फिर उसके बाद यहाँ दूसरा कलर ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे दूसरा कलर, फिर ऐसे दूसरा कलर। तो ऐसे जो है कई सारे इसमें कलर होते हैं। तो हर एक कलर का जो है अलग अलग प्रतिरोध होता है। ठीक है, हर एक कलर का क्या होता है? अलग अलग प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो वही चीज जो है ये आपके सिलेबस में नहीं है, हटा दिया गया है, इसीलिए इस क्वेश्चन को छोड़ दो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक लिखिए। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक लिखिए। पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको निकाला था विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। तो विशिष्ट प्रतिरोध R, ठीक है, रो इजकल टू, विशिष्ट प्रतिरोध रो इजकल टू क्या होता है? R A बाई L। ठीक है, अब इसी का मात्रक चाहिए, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? R का मात्रक ओम, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर, बटे इसका मात्रक मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आ गया, हुआ क्या? ओम मीटर। या अगर ये आपका सेंटीमीटर में दिया हुआ लंबाई, तो क्षेत्रफल भी आपका सेंटीमीटर हो जाएगा, या इसी को आप लिख सकते हो ओम सेंटीमीटर। ओम सेंटीमीटर। तो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? पहला ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी इसका मात्रक क्या हो गया? ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, एक प्लेटिनम प्रतिरोध, ठीक है, तापमापी का प्रतिरोध जो है 0 अंश सेंटीग्रेड पर, यानी कि 0 अंश सेल्सियस पर 3 ओम है। ठीक है, तो R 0 अंश सेल्सियस पर कितना? R 0 का मान दिया हुआ है 3 ओम। ठीक है, और ये 1000 नहीं है, 100 होगा। ठीक है, तथा 100 अंश सेल्सियस पर, ठीक है, R 100 पर कितना दिया हुआ है? 3.75 ओम। 3.75 ओम। ठीक है, किसी अज्ञात ताप पर इसका प्रतिरोध, यानी कि RT पर इसका जो प्रतिरोध है RT 3.15 ओम। ठीक है, 3.15 ओम है। अज्ञात ताप का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें T का मान ज्ञात करना। तो एक फार्मूला होता है, T इक्वल टू, फार्मूला आपका होता है T इक्वल टू होता है RT माइनस R0, RT माइनस R0 बटे R100 माइनस R0 गुणे 100। ठीक है, ये आपका एक फार्मूला होता है। ठीक है, इस फार्मूले पे सारी वैल्यू आप पुट कीजिए और आसानी से आपका मान निकल आएगा। तो RT का मान दिया है कितना है? 3.15, 3.15 माइनस R0 का मान 3 बटे इसका मान R100 का मान 3.75 माइनस R0 का मान 3 गुणे 100। ठीक है, इक्वल टू ऊपर बचा 0.15, नीचे 0.75 गुणे 100। तो 15 एक्के 15 और 15 पचे 75। ठीक है, 5 एक्के 5, 5 20 पंचे 100, तो कितना आ गया? 20 अंश सेल्सियस। कितना आ गया? वो अज्ञात ताप क्या है हमारा? 20 अंश सेल्सियस। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है सिल्वर के किसी, ठीक है, सिल्वर के
किसी तार का ताप, यहां पे ध्यान से देखो, सिल्वर के किसी तार का 27.5 अंश सेल्सियस पर, ठीक है, 27.5 अंश सेल्सियस पर प्रतिरोध जो है दिया हुआ है, यानी कि R 27.5 पर दिया हुआ है आपको 2.1 ओम, और 100 अंश सेल्सियस पर प्रतिरोध दिया हुआ है R 100 दिया हुआ आपको कितना, 2.7 ओम, ठीक है। सिल्वर का प्रतिरोधकता ताप गुणांक ज्ञात कीजिए। तो सिल्वर का प्रतिरोधकता ताप गुणांक, आपको एक फार्मूला बताया गया था कि RT इक्वल टू होता है अल्फा, ठीक है, नहीं, RT इक्वल टू होता है R0, ठीक है, 1 प्लस अल्फा टी, 1 प्लस अल्फा टी। ये एक फार्मूला आपको बताया गया। इस फार्मूले से हमें क्या मिल जाएगा, RT माइनस R0 बटे R0 इंटू टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा। तो अल्फा का ये फार्मूला निकल के आ गया। अब RT की जगह, ठीक है, ये वाली वैल्यू, और R0 की जगह ये वाली वैल्यू आप पुट करेंगे, और T की जगह क्या लिखोगे, 100 अंश सेल्सियस। क्या लिखोगे, 100 अंश सेल्सियस। उसके बाद इसको सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद जो आपका आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करने के बाद जो आपका आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लोगे, अनअकैडमी पे भी मैंने इसको सॉल्व करवाया था, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 1000 वाट 250 वोल्ट के हीटर के, ठीक है, तार का प्रतिरोध कितना होगा। तो चलिए, P इक्वल टू हमको दिया है क्या, 1000, V इक्वल टू दिया हुआ है 250 वोल्ट, ठीक है। तो P इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, P इक्वल टू होता है B² बाई R। हमसे पूछ क्या रहा है, R का मान पूछ रहा है, प्रतिरोध पूछ रहा है, ठीक है। तो प्रतिरोध आप यहां से निकालेंगे, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, B² बाई P। B² का मतलब 250 गुणे 250 बटे P का मान 1000, 2 जीरो कैंसिल, ठीक है, 25 संयम हो जाएगा 625 और बटे 10, तो आ जाएगा 62.5 ओम, 62.5 ओम। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, 62.5 ओम, ठीक है, 62.5 ओम। समझ में आया कैसे कैलकुलेशन किया गया है। ये आपका P का फार्मूला होता है, यानी कि पावर, शक्ति का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, एक चालक में 50 वोल्ट पर 2 मिली एम्पियर की धारा तथा 60 वोल्ट पर 3 मिली एम्पियर की धारा बह रही। तो पूछ रहा है चालक ओमीय है अथवा अनोमीय। तो आप दोनों धाराओं पर और, ठीक है, दोनों वोल्टेज पर आप R का मान निकाल लो, ठीक है। तो I1 कितना दिया हुआ, I1 2 मिली एम्पियर, V1 कितना दिया है 50 वोल्ट, I2 कितना दिया हुआ है 3 मिली एम्पियर, ठीक है। उसके बाद V2 कितना दिया हुआ है 60 वोल्ट, ठीक है। तो चलिए अब R1 और R2 का मान निकाल। R1 बराबर क्या हो जाएगा, अरे अगर नहीं पता तो आपको हम एक वेन डायग्राम बताते हैं इस तरीके से। यहां पे लिखिए V, यहां पे लिखिए I, यहां पे R। अगर आपसे पूछ रहा R बराबर, तो इसको ढक लीजिए B अपान I, तो B1 बटे I1। B1 का मान कितना 5, I1 का मान कितना 2 मिली एम्पियर, ठीक है, 2 मिली एम्पियर। तो ये मान के चलो जो भी आएगा, ठीक है, ये आंसर आ गया। यहां पे R2 आप निकाल लो, V2 बटे I2,
V2 का मान है 60, ठीक है, और I2 का मान है 3, तो कितना आ गया? इसका आ गया आपका 25 वोल्ट बटे मिली एम्पियर, ठीक है, ये आंसर आया। और इसका आ गया आपका 20 वोल्ट पर मिली एम्पियर, ठीक है, ये आंसर आ गया। तो देखिए, अगर ये परिपथ आपका ओमीय होता तो R1 बराबर R2 अगर आ जाता तो परिपथ हमारा क्या हो जाता? ओमीय। लेकिन यहां पे क्या है? R1 नॉट इक्वल टू R2, अतः परिपथ अनओमीय है। कैसा है? अनओमीय है, ठीक है। और ये धारा का मान मिली एम्पियर में है, तो इसको अगर आप एम्पियर में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, तो 10 की घात -3, 10 घात -3 से गुणा करोगे तो ये ऊपर जाएगा +3 में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इसमें +3 तो ये 25 गुणे 10 घात 3 ओम आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 20 गुणे 10 की घात 3 ओम, ठीक है। तो अगर आपसे प्रतिरोध भी पूछा हुआ है, ठीक है, तो प्रतिरोध जो है आप आसानी से देखिए, कोई जो भी आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा वही टिक कर दीजिए, वही सही हो गया, ये सही है, ठीक है। ये सेकंड कंडीशन में जो है आपका प्रतिरोध है, यानी कि 60 अंश इस पे 60 वोल्ट पे जो 3 मिली एम्पियर की धारा बह रही है उस पर, यानी कि सेकंड वाले केस में जो है इसका प्रतिरोध है। तो ओमीय और अनओमीय चेक करने का तरीका समझ में आया। आप अलग अलग वोल्टेज पर अलग अलग धारा का मान मिलेगा और उसका जो है रेशियो निकालिए। रेशियो अगर सेम आया तो परिपथ ओमीय, अगर सेम नहीं आया तो अनओमीय, क्योंकि ओम का नियम है क्या? B/I = नियतांक। क्या होता है? नियतांक, यानी कि कांस्टेंट आना चाहिए, हमेशा एक ही मान आना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नीन का उपयोग प्रामाणिक प्रतिरोध को बनाने में क्यों किया जाता है? क्योंकि जो मैग्नीन है उसके तापमान में अगर हम कोई परिवर्तन करते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और दूसरी बात उसका प्रतिरोधकता जो है बहुत उच्च होता है, ठीक है, उसकी प्रतिरोधकता बहुत उच्च होती है। तो ये क्वालिटी किस ऑप्शन में दिख रही है? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि तापमान इसको प्रभावित नहीं करता है और इसकी प्रतिरोधकता बहुत उच्च होती है, ठीक है, इसलिए ये आंसर क्या है? सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ऐसे दो पदार्थों के नाम लिखिए जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। तो ऐसे जो दो आपके पदार्थ हैं वो अर्धचालक ही हैं, और इसमें से देखिए अर्धचालक कौन है? अर्धचालक आपके जर्मेनियम और सिलिकॉन है, ठीक है, अर्धचालक आपके जर्मेनियम और सिलिकॉन है, तो ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 किलोवाट के विद्युत बल्ब में 1 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होगी? तो 1 किलोवाट कहने का मतलब P का मान दिया हुआ है 1000 वाट, ठीक है, 1000 वाट। 1 मिनट में T का मान दिया हुआ 1 मिनट, कहने का मतलब है 60 सेकंड, 60 सेकंड, ठीक है। अब पूछ रहा है कि इसमें कितनी ऊर्जा व्यय होगी, तो व्यय ऊर्जा W का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? W का मान, ठीक है। तो W का मान आपसे पूछ रहा है, तो W का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए W बराबर होता है फार्मूला व्यय ऊर्जा होगी, तो प्रति सेकंड कितनी व्यय ऊर्जा होगी? तो जो आपका P है उसको T से भाग लगा दीजिए, ठीक है। ये जो आएगा वो उतना वाट होगा, नहीं जूल होगा, सॉरी, ठीक है, ये इतनी जूल हो जाएगी, ये इतनी जूल ऊर्जा हो जाएगी, ठीक है। P का मान कितना है? 1000 बटे T का मान कितना है? 60, ठीक है। तो इतना जूल जो है ऊर्जा आपकी निकल जाएगी, लेकिन हमें चाहिए यूनिट में, तो 1000 से फिर भाग कर देंगे, ठीक है, 1000 से क्या करेंगे?
भाग कर देंगे, ठीक है। 1000 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। हमें चाहिए प्रति सेकंड, क्या चाहिए, प्रति सेकंड। तो प्रति सेकंड चाहिए, तो 1000 से भाग कर देंगे तो 1/60 आ जाएगा। ये क्लास 10th वालों का है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है क्या, क्लास 10th वालों का है। उसमें पूछता है ना, जैसे कक्षा 10 में आप थे कि घर में ये इतने इतने बल्ब लगे हुए हैं, इतने इतने वाट की, इतनी धारा इतने मिनट तक प्रवाहित की जा रही है, तो कुल बिजली कितनी यूनिट खर्च हुई, कितनी यूनिट खर्च हुई, ठीक है। तो उसके लिए देखिए आपको यहां पे दे दिया है 1 किलोवाट, और वाट किसका मात्रक होता है, शक्ति का। तो यानी जो है, अगर ये जो 1 किलोवाट है, इसको अगर हम पर्याप्त वोल्टेज दें, तो यानी कि ये 1 सेकंड में, ठीक है, यहां पे दिया मिनट, 1 मिनट में कितना खर्च कर रहा है बिजली, 1 किलोवाट। तो 1 सेकंड में कितना करेगा, सिंपल सा कैलकुलेशन देख लो। यानी कि 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकंड में व्यय कर रहा है 1 किलोवाट, ठीक है। तो 1 सेकंड में कितना व्यय करेगा, 1/60 किलोवाट। और किलोवाट को ही हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट, ठीक है। तो कितना आ गया, 1/60 यूनिट। सीधे सीधे आंसर नंबर डी करेक्ट हो गया, ठीक है। ये टाइपिंग वाले सर क्या बोलते, ऑप्शन भी जो है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 10 ओम प्रतिरोध के तार को, ठीक है, 5 बराबर भागों में काट कर, इसको 5 बराबर भागों में काटकर उसको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इस संयोजन का परिणामी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले R ओम को, ठीक है, मान लेते हैं। देखिए ये हमारा कोई चालक तार है, सेव हो जाने दो, ये कोई चालक तार है, ठीक है, AB। इसका टोटल प्रतिरोध कितना R है, लेकिन इसको 5 भागों में काट दिया गया। तो 1 भाग, 2, 3, 4, तो 1, 2, 3, 4, 5। तो अब प्रतिरोध क्या हो गया, 5 भागों में बढ़ गया। तो यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई, R/5, इसकी वैल्यू R/5, इसकी, ठीक है। ये आपका मान लो हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ये हो गया R4, ये हो गया R5। अब सबको जोड़ दिया गया समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में 1/R इक्वल टू क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, ठीक है, ये चीज होता है। तो R1, R2, R3, R4, R5 की वैल्यू रख लो, कितना है, 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5, ठीक है, ये चीज मिल गया। अब अंश आपस में जुड़ जाएंगे, क्यों, क्योंकि हर बराबर है। तो हो जाएगा 5/R/5, ये 5 आपका चला जाएगा ऊपर, तो कितना आ गया, 25/R, 25/R। तो यानी कि 1/R बराबर कितना आ गया आपका, 25/R, ठीक है। तो इसको आप R' कर लो, ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। R' बराबर कितना हो जाएगा, R/25, और R का मान पहले था कितना, 10 ओम, कितना था, 10 ओम। तो R' कितना हो गया, R' बराबर 10/25, ठीक है। इसको कैंसिल कर दो, 5 दूनी 10, 5 25, तो 2/5 ओम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो इसी तरीके से आपको अब चैप्टर वाइज MCQ भी मिलता रहेगा न्यूमेरिकल के साथ साथ, ठीक है। और सभी लोग अपनी तैयारी जो है अब अच्छी तरीके से करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब ज़्यादा समय आप वेस्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अभी से अगर आप धीरे धीरे तैयारी शुरू करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लास्ट में आप, जो बच्चे ये सोचते हैं कि लास्ट के 1-2 मंथ में हम अपनी तैयारी कर लेंगे, तो वो जो है लास्ट के 1-2 मंथ में उतनी बेटर तैयारी हो नहीं सकती, ठीक है। ये हम नहीं, ये मेरा अनुभव बोल रहा है, ठीक है, कि अगर आप चाहो कि लास्ट के 1-2 मंथ में हम पढ़ के जो है आसानी से 90 पार कर जाएं या 90 प्लस लेके चले आएँ, तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, ठीक है, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। क्योंकि देखिए मुमकिन सब कुछ है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा ये कठिन कार्य है, मुश्किल कार्य है, ठीक है। तो
इसीलिए बोल रहे हैं कि आप सभी लोग अगर अभी से पढ़ते जाएंगे तो ये 90 प्लस पाना जो है थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो सभी लोग अभी से जुड़ जाइए, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और सभी बच्चे, जितने बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, अनअकैडमी पे जो आपकी क्लासेस है उससे भी आप लोग अटेंड किया करिए, ठीक है। क्योंकि अनअकैडमी और यूट्यूब दोनों क्लासेस अगर आप अटेंड करेंगे तो आपको खुद से जो घर पर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना पड़ता है उन चीज़ों से आप आसानी से, उतना आपको फिर वर्क करने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि अगर आप दोनों जगह क्लास अटेंड करोगे तो मैक्सिमम चीज़ें आपकी वैसे तैयार भी हो जाएगी और साथ साथ रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।